स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में भौतिक शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीएससी द्वितीय वर्ष के भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पेपर की 5वीं इकाई में फर्मी डिराक सांख्यिकी को बताऊंगा। फर्मी डिराक सांख्यिकी का प्रतिपादन एनरिको फर्मी तथा पीएम डिराक ने किया था। यह सांख्यिकी केवल उन कणों पर लागू होती है जिनका चक्रण 1/2 का विषम गुणांक होता है। जो कण इस सांख्यिकी का पालन करते हैं उनको फर्मियान कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि सांख्यिकी केवल संभावना व्यक्त करती है, एक्चुअल मोशन के बारे में बात नहीं करती है। अतः इस सांख्यिकी में कणों का वितरण नियम दिया गया जिसको फर्मी डिराक वितरण फलन कहते हैं। इस सांख्यिकी में निम्न परिकल्पनाएं बताई गई, जिनमें से पहली परिकल्पना यह है कि सभी कण सर्वसम तथा अविभेद्य होने चाहिए। ये कण, इन कणों का चक्रण 1/2 का विषम गुणांक होना चाहिए। ये कण पाउली का अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक कणों की क्वांटम अवस्थाएं समान नहीं हो सकती हैं। कला आकाश में कला कोष्ठिका का आयतन निश्चित होता है तथा कला कोष्ठिका में कणों को आपस में बदलने पर नई सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती हैं। इस सांख्यिकी द्वारा हम मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या वे कण जिनका चक्रण 1/2 का विषम गुणांक होता है उनके लिए वितरण फलन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कोई निकाय जिसमें n कण है तथा इसकी कुल ऊर्जा E है। यह निकाय इन कणों से मिलकर बना है जिनका चक्रण 1/2 का विषम गुणांक है। प्रथम कोष्ठिका में N1, N2, N3 की ऊर्जा अवस्थाएं E1, E2, E3 है। कुल कणों की संख्या नियत रहती है तथा कुल ऊर्जा भी नियत रहती है। माना कुल कणों की संख्या n है तथा कुल ऊर्जा E है। यदि G1, G2, G3 ऊर्जा प्रथम ऊर्जा अवस्था, द्वितीय ऊर्जा अवस्था, तृतीय ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा स्तरों की संख्या है, या हम कह सकते हैं GI, EI ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा स्तर की संख्या है, या GI हमारी कहलाएगी अपभ्रष्टता है। अब यहाँ पर चूंकि ये कण वितरण के समय पाउली का अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, अतः GI का मान NI से के बराबर हो सकता है या हमेशा बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर GI कोष्ठिकाओं में NI सेल को वितरण करना है। इसके लिए हमारे पास विन्यासों की संख्या हो जाएगी GI C NI। तो सार्थक विन्यासों की संख्या हो जाएगी W = GI C NI। इसको हम मैथमेटिक्स से ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल GI अपान NI फैक्टोरियल GI माइनस NI। ये हमारे क्या है, ith ऊर्जा स्तर है। इसी प्रकार कुल विन्यासों की संख्या हो जाएगी ω1 × ω2 × ω3 ω_i। यहां से हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल G1 अपान N1 G1 माइनस N1 इंटू फैक्टोरियल G2 फैक्टोरियल N2 G2 माइनस N2 फैक्टोरियल GI अपान NI फैक्टोरियल GI माइनस NI। अब पूर्व प्रायिकता के सिद्धांत से
प्रायिकता प्रोपोर्शनल होती है इसके G1 N1 G1 माइनस N1 गुणे GI फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल GI माइनस NI इंटू कांस्टेंट। अब हम इस समीकरण का लॉग लेंगे। लॉग लेने के लिए हम लिख सकते हैं लॉग W इक्वल टू, और यहां पे देखिए इसको जब लॉग लेंगे तो हमारे पास मिलेगा लॉग फैक्टोरियल G1 प्लस लॉग फैक्टोरियल G2 लॉग फैक्टोरियल GI। इसके बाद ये दोनों टर्म डिवाइड होंगे तो इसलिए हो जाएगा लॉग फैक्टोरियल N1 प्लस लॉग फैक्टोरियल N2, ये हो जाएगा लॉग फैक्टोरियल NI, और ये टर्म भी हो जाएगा माइनस लॉग फैक्टोरियल G1 माइनस N1 प्लस लॉग फैक्टोरियल G2 माइनस N2 लॉग फैक्टोरियल GI माइनस। इसको अगर हम समेशन के टर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं समेशन I, इसको लिख सकते हैं लॉग GI फैक्टोरियल माइनस लॉग फैक्टोरियल NI माइनस लॉग फैक्टोरियल GI माइनस NI प्लस लॉग ऑफ कांस्टेंट। अधिकतम प्रसंभाव्य की अवस्था में प्रायिकता अधिकतम होती है, अतः हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा लॉग W इक्वल टू 0, और यहां से जब वेरिएशन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, GI हमारी क्वांटम अवस्थाओं की संख्या है, इसमें वेरिएशन नहीं होगा, केवल वेरिएशन किसमें होगा, NI में होगा, और यहाँ पे NI होगा, और लॉग कांस्टेंट भी नियत है, इसके कारण इसका भी वेरिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए इसका वेरिएशन 0 हो गया तो हमें मिलेगा माइनस समेशन I डेल्टा, और यहां से हो जाएगा लॉग फैक्टोरियल NI माइनस लॉग फैक्टोरियल GI माइनस NI, और ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए स्टर्लिंग का फार्मूला लगाएंगे, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। क्या यह फार्मूला बताता है कि अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है तो log फैक्टोरियल x इक्वल टू x log x माइनस x। तो इन दोनों टर्म में हम स्टर्लिंग से फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा समेशन I डेल्टा log NI, और log NI में हम जो वेरिएशन लगाएंगे तो ये हमें मिलेगा NI log NI माइनस NI, और दूसरे टर्म में हमें मिलेगा डेल्टा GI माइनस NI इंटू लॉग GI माइनस NI माइनस GI माइनस NI इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए हम वेरिएशन इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, माइनस समेशन I डेल्टा, डेल्टा यहां से वेरिएशन करेंगे तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगेगा तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, log NI ऐसे ही रहेगा और NI का वेरिएशन डेल्टा NI हो जाएगा। फिर दूसरे टर्म में log NI का वेरिएशन NI log x का 1/x होता है तो NI/NI इंटू डेल्टा NI, और यहां से हो जाएगा वेरिएशन माइनस डेल्टा NI। फिर दूसरे टर्म में देखिए यहां से जब वेरिएशन करेंगे इसमें भी वैसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगेगा तो इसको हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म में अगर हम इसको करेंगे तो GI माइनस NI, और log x का होता है 1/x होता है तो GI माइनस
एन आई हो जाएगा, और इंटू अब यहां से देखिए ये हो जाएगा जी आई माइनस एन आई का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये माइनस डेल्टा एन आई होगा। इसके बाद में फिर दूसरे टर्म में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरे टर्म में प्लस लॉग जी आई माइनस एन आई, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे माइनस डेल्टा, और इसी तरीके से माइनस जी आई का 0 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये एन आई प्लस का है डेल्टा एन आई और ये माइनस का, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और इसके साथ ये माइनस डेल्टा एन आई है और ये डेल्टा एन आई प्लस है, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन है और ये वाला टर्म हमारा आया है माइनस आया है, तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन आई लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग एन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। इसको फिर से इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग एन आई माइनस लॉग जी आई माइनस एन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन, या लॉग ए माइनस लॉग भी क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपान भी लिख सकते हैं समेशन आई लॉग एन आई अपान जी आई माइनस एन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं समेशन आई लॉग एन आई अपान जी आई माइनस एन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। सांख्यिकी की परिकल्पना में ये माना गया था कि कुल कणों की संख्या नियत रहती है। अगर प्रथम कोष्ठिका में कणों की संख्या n1 हो, दूसरी कोष्ठिका में कणों की संख्या n2 हो, तो कुल कणों की संख्या n1 प्लस n2 प्लस n3 ni इक्वल टू टोटल हमने कुल कणों की संख्या n मानी थी और ये वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। इसको अगर समेशन में लिखना चाहें तो समेशन आई एन आई इक्वल टू कांस्टेंट, और जब इसमें वेरिएशन करेंगे समेशन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई 2। इसके साथ साथ यह भी माना गया था कणों की कुल ऊर्जा भी नियत रहेगी। पहले सेल में अगर कण n1 है और इनकी ऊर्जा E1 है तो n1 E1 प्लस n2 E2 ni ei, और कुल ऊर्जा हमने E मानी थी, इसका मान भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसको अगर वेरिएशन के टर्म में लिखना चाहे समेशन के टर्म में तो समेशन आई एन आई ई आई इक्वल टू ई इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें जब वेरिएशन करेंगे तो केवल हमें कणों का वितरण करना है, तो ये वेरिएशन केवल यहाँ पे एन आई पे होगा, जिसके कारण इसको लिख सकते हैं ई आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब लैग्रेंज मेथड के हिसाब से हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन ये 1 के साथ ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से समेशन आई तीनों इक्वेशन में है और डेल्टा एन आई भी तीनों इक्वेशन में है। तो हम इसको समेशन करने के बाद कैसे लिखेंगे, समेशन आई, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा लॉग जी आई एन आई अपान जी आई माइनस एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। और यहां पे देखिए डेल्टा एन आई 0 होगा नहीं, तो हमें पूरा इक्वेशन ये ब्रैकेट के जो अंदर लिखा है इसका वैल्यू इक्वेट करना पड़ेगा 0। तो यहां से हो जाएगा लॉग एन आई जी आई माइनस एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई इक्वल टू 0, और यहां से हम इसको इक्वल कर सकते हैं लॉग एन आई जी आई माइनस एन आई इक्वल टू माइनस
अल्फा प्लस बीटा। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल ले लें तो ni अपान जी आई माइनस एन आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई। और यहां से इसको अगर पलट दें हम तो ये क्या मिल जाएगा, जी आई माइनस एन आई अपान एन आई, और ये माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ई आई। इसको अगर अलग अलग करना चाहें तो जी आई अपान एन आई माइनस वन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से देखिए जी आई अपान एन आई, और ये वन इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस वन। और यहां से हम एन आई का मान लिख सकते हैं, एन आई इक्वल टू जी आई अपान एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस वन। यह समीकरण फर्मी-डिराक वितरण नियम कहलाता है, और यह समीकरण जैसा बताया था केवल उन्हीं कणों पर लागू होगा जिनका चक्रण अर्ध विषम गुणांक होगा। साथ ही साथ जो कण इस सांख्यिकी का पालन करेंगे उनको फर्मियांश कहते हैं। पूर्व लेक्चर में मैंने बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को बताया था। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी-डिराक सांख्यिकी में केवल इतना अंतर है, बाकी परिकल्पनाएं सारी समान है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में कला कोष्ठिका में कितने भी कण हो सकते हैं, लेकिन फर्मी-डिराक सांख्यिकी में कणों की संख्या पाउली अपवर्जन के नियम के अनुसार वितरित होगी। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पता करना चाहें कौन से कण फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे और कौन कण बोस-आइंस्टीन को फॉलो करेंगे, इसके लिए देखिए एक ट्रिक है। जैसे ये हमने माना 2He4 है और ये 2He3 है, हीलियम का कण है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहां पे हमारे ये क्या बात हो रही, बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक दोनों हमारे कणों के लिए लागू होती है। तो यहाँ पे हम जितने भी हमारे मूल कण होंगे, मूल कण कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम के लिए हम कुल कणों की संख्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या का योग करेंगे। यदि यह योग सम आएगा तो हम कहेंगे बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करेंगी, और अगर यदि यह योग विषम आएगा तो फर्मी-डिराक को सांख्यिकी का पालन होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे हम जानते हैं किसी भी जेड एक्सेस से लिखा जाता है, यहाँ पर जेड होता है उसका परमाणु क्रमांक और ए होता है उसका द्रव्यमान भार। तो यहाँ से देखिए जितने यहाँ पे जेड होते हैं उतने ही प्रोटॉन हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे प्रोटॉन, जेड प्रोटॉन होंगे और जेड ही इलेक्ट्रॉन होंगे और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन होंगे। तो देखिए यहां से इस कण के लिए अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4 - 2 कितने हो जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अर्थात 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। यह संख्या क्या आ गई, इवन आ गई। इसका मतलब हो जाएगा 2He4 किस सांख्यिकी का पालन करेगी, बोस-आइंस्टीन का पालन करेगी। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या 2 हो जाएगी और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 - 2 का मतलब 1 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। टोटल संख्या कितनी हो गई, 5। यह संख्या विषम है, अतः 2He3 का कण किसको पालन करेगा, फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करेगा। धन्यवाद।